ठीक है, तो आज क्या स्टार्ट करते हैं 1.1 एक्सरसाइज, है ना। तो 1.1 एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल भी करेंगे हम, कि एग्जाम्पल जो जो दे रखे हैं इसमें वो सारी चीज़ पढ़ लेंगे, ठीक है। एक बुक दे दो मेरे को। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या करो, प्रयोग करो, है ना। तो पहला वाला क्वेश्चन तो हो गया था कल, है ना। पहला वाला क्वेश्चन क्या था आपका, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट 135 और क्या था 225, इसको तो मैंने कल करवा दिया था आपको, है ना। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसी का सेकंड पार्ट 196 और क्या है 38220, इन दोनों का निकालना, HCF निकालना है। किसके लिए, मतलब किस मेथड का उपयोग करके, यूक्लिड विभाजन, है ना। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले 196 का डिवाइड करेंगे। ये सारा काम रफ में करना आपको पता ही है, बट अभी चलो यहीं कर देते हैं। कितना आएगा ये, 3 डिजिट लो, इसके भी 3 डिजिट स्टार्टिंग समझ लो, या फिर 19 या 38 के हिसाब से देख लो। 19 2 जा 38 हो रहा है, बट अब 196 का 2 गुना 138 से ज़्यादा होगा, मतलब, है ना। 382 से ज़्यादा होगा, तो एक ही टाइम पे जज जाना डिवाइड, एक बार में डिवाइड जाएगा। इसमें कितनी बार, ये हो गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 6, यहाँ 7 हुआ, एक 17 में 9 घटाएँ कितना आएगा 8, और यहाँ 2 में 1 माइनस करेंगे 2, कितना आ रहा है ये 186 आएगा। आ गया समझ में। अब देखो ये 196 से 186, ये तो छोटा है, अब इसका डिवाइड इसमें जा सकता है, बट अभी उतारने के लिए हमारे पास है, तो इस बार इसमें क्या करेंगे, उतारेंगे। 2 उतर जाएगा ना, ऐसे करके डिवाइड जैसे देते हैं। तो अब कितने टाइम जाएगा इसमें डिवाइड, 9 बार, 19 9 171 हो रहा है, तो यानी 186 है ये, तो यानी 9 टाइम्स में जा जाएगा। तो 9 बार में कितना आएगा, 196 को 9 से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है बताओ, कितना आएगा, 9 से 9 छिंग कितना हो गया 54, है ना। और फिर 9 से इसको गुणा कर दो, 9 ने 81, और 5 कितना हो गया, ठीक है 86 हो गया, और 9 एकम 9, 9 और 8 कितना हो गया आपका 17। इतना समझ गए। तो इसको माइनस कर दो, कितना आएगा ये 8 हो गया, ये आपका कितना आ गया 15 में 6 9, बस इतना ही आ गया, बाकी ये तो 7 में हो गया। अभी कितना आ गया 0 आ गया। अभी कितने टाइम्स में जाएगा बताओ, 5 में जा रहा है ना, 19 5 95 हो रहा है, ठीक है। तो 5 बार में कंप्लीट आ जाएगा ये, 1980 आ जा रहा है 5 बार में। आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 छिंग 30 हो गया, 30 का 0 हासिल 3, 19 5 95 और 3 कितना हो गया 98, तो ये आपका 0 आ गया। अब यहीं से इस पल आपका 0 आ गया। अब अगर यहाँ शेषफल छोटा आता है इससे, तो डायरेक्ट, अब क्योंकि उतारने के लिए कुछ था नहीं, शेषफल अगर कुछ आता तो उसका डिवाइड हम क्या करते 196 में देते, बट अभी 0 आ गया, तो डायरेक्ट यहाँ कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा 38220 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आती है, आपका क्या हो जाएगा HCF आपका आ जाएगा 196। कोई दिक्कत इसमें, आ गया ना समझ में। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा उस टाइप का था, मतलब कि जिसमें बार बार डिवाइड हो रहा था, बट अभी समझ में आ गया होगा आप लोग को, समझ गए ना। ओके, लिखने की आवश्यकता तो नहीं होगी, कर लोगे ना इसको, ठीक है। ऐसे आपका अगला क्वेश्चन है, अगला भी सेम ऐसी है ये 867 और क्या है 225, इसको आपको खुद से करना है, कर लोगे ना इसको। तो क्या करना है आपको, 225 का डिवाइड वही करना है 867, जितनी बार में जाएगा उसका फिर शेषफल का भागा इसमें देना है, कर लोगे इसको। इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आएगा 51, ये इसका आंसर होगा। आ गया समझ, इसको खुद से करोगे ट्राई, कर लोगे ना। ओके, अब हम एक नया मेथड पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ना एग्जाम्पल सहित करते हैं हम अगला एक नया टॉपिक जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है वो यही चीज़ युगल विभाजन प्रमेय का आपने कल पढ़ी थी, उसी का एक यूज करके और चीज़ पढ़ने आ गए, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आएंगे हम, देखो
अच्छा, युगल विभाजन प्रमेय का कौन बताएगा, जरा बताओ तो क्या थी, किससे कह रहे थे हम युगल विभाजन प्रमेय का, ये बताओ तो। एग्जाम्पल कहाँ गए इसके, ये है, बताओ। हाँ, दो धनात्मक पूर्णांक अगर a और b दिए हों तो उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर, जहाँ जो r की वैल्यू है वो क्या होगी, 0 से ज़्यादा या उसके बराबर और b से कम। ये कंडीशन हमेशा याद रखनी है, समझ गए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो जरा, क्या लिखा है एग्जाम्पल नंबर 2 में, आपकी बुक में है एग्जाम्पल नंबर 2। उसमें लिखा है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। बात समझ में आ रही है। इसको प्रूव करना है हमको कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक किसके बराबर होता है, कह रहा है वो 2q के बराबर होता है, कह रहा है। अब विषम पूर्णांक क्या बोल रहा है वो, 2q प्लस 1। इसको हम अपने आप वैसे भी समझ सकते हैं कि एक चीज़ बताओ, अगर कोई संख्या सम है तो हमें पता है कि उसमें 2 का भागा जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। अगर कोई संख्या को हम 2 से गुणा कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगी, आपकी सम बनेगी नहीं बनेगी। जैसे 3 है, 3 आपका क्या है, एक विषम संख्या है। अगर उस संख्या को मैं, कोई 3 लिखी संख्या, उसको अगर मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूँ, किससे गुणा कर दे रहा हूँ, तो आंसर क्या आएगा, 6। तो 6 आपकी क्या बन जाएगी, सम। और कोई भी मैंने विषम संख्या ली, चलो 7 ले ली, 7 को मैंने 2 से गुणा करा, कितना आ गया, 14। 14 भी आपका क्या बन गया, सम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी संख्या को अगर हम सम संख्या से गुणा करते हैं, किससे गुणा करते हैं, सम संख्या से गुणा करते हैं, तो आंसर क्या निकल के आता है, सम संख्या ही निकल के आता है। अभी हम किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से। 2 भी क्या है, एक सम संख्या है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ 2q के फॉर्म का है तो इसका मतलब वो कैसी संख्या होगी, आपकी सम। और अगर सम में 1 जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी विषम। यानी 1 आपका विषम है ना, तो यानी कोई भी सम संख्या में हम विषम संख्या जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, विषम आएगा। आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पर अभी 1 जोड़ लें ना, तो 1 जोड़ने से क्या बन गया, ये विषम बन गया। तो यानी 2q में अगर 1 जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, इस बार अब विषम बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, समझ में आ गई बात। अब इसको हम प्रूव करते हैं, क्या करेंगे, इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। ये यही बोल रहा है कि जो 2q होता है वो सम होता है और 2q प्लस 1 जो होता है वो क्या होता है, विषम। तो हम इस चीज़ के लिए हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये होती है। यहाँ पर जो r की वैल्यू होती है वो 0 से ज़्यादा और b से क्या होती है, कम होती है, ये आपको पता है। अब हमको दिया क्या, हमको दे रखा है 2q दे रखा है, क्या दे रखा है, 2q, और एक दे रखा है 2q प्लस 1, ये दे रखा है। तो ये जो इस फॉर्म का दिख रहा नहीं दिख रहा आपको, यहाँ से जो 2q है ना, वो अगर मैं इन दोनों की कंपैरिजन करूँ, इन दोनों की क्या करूँ, कंपैरिजन, जो 2q है वो किसके इक्वल होगा, bq के इक्वल होगा ना, होगा नहीं होगा। अरे q के साथ b की मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ q के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 2 की। तो यानी यहाँ b की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 2 होगी, होगी नहीं होगी, क्योंकि q तो सेम है ना, और b के साथ मतलब q के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो किसकी वैल्यू होगी, b की, समझ गया ना। तो यहाँ पर अब q के साथ 2 हो रहा है मल्टीप्लाई में, तो b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 2। तो यहाँ से हम लिखेंगे तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, समझ गए। तुलना करने पर क्या होगा, जो b की वैल्यू आई वो कितनी निकल गई आपकी, 2 निकल गई। b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब r क्या होगा, r का मान होता है, हमें पता है कि चूंकि r की वैल्यू 0 से ज़्यादा और b से क्या होती है, कम, यानी b की वैल्यू कितनी है, 2, समझ गए। तो r के मान, अतः r के मान, r के मान क्या आएंगे जरा बताओ तो। एक तो आपका 0 आएगा और एक क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 2 से, अब r का मान देखो ना, जो 0 से ज़्यादा होना चाहिए या 0 के बराबर, 2 से क्या होना चाहिए, कम। तो एक 0 आएगा, एक 1 आएगा,
अरे वो हो जाता है, इसको छोड़। आ गया समझ में? यानी एक आपका 0 आ गया, अब क्या आ गया 1 आ गया। ये आपकी किसकी वैल्यू, आर की मान आ गए, पता लग गया ना आर के मान आ गए। अब जैसे आर के मान आए 0 और 1, अब इसको हम इस वाले इक्वेशन में रख देंगे जो मेन वाली है। एक आ जाएगा स्टार्टिंग वाला, फर्स्ट ए इक्वल्स टू आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है 2, देन 2 और क्यू तो क्यू ही रहेगा, और आर की वैल्यू सबसे पहले कितनी है 0, तो यानी 2q + 0 यानी 2q हो जाएगा, होगा नहीं होगा। और दूसरा अगर मैं निकाल दूँ, a1 कह दो या a2, आपकी मर्जी जो भी कहना चाह रहे हो, या a ही लिख दो, समझ गए। दूसरा कितना आ जाएगा 2q प्लस आर की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 2q + 1 ही होगी। तो ये जो 2q है वो आपका क्या आ जाएगा सम, ठीक है, धनात्मक क्या पूर्णांक, समझ गए। और 2q + 1 क्या आ जाएगा विषम धनात्मक पूर्णांक, सिद्ध हो गया, समझ गया ना। अभी तो सिंगल आए तो डायरेक्ट लिख दिया, बाद में अगर 3-4 छांटने के लिए आते तो सिंपल सी बात है, लिखते हैं कि सम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो रहे हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना, पता लग गया क्या है। तो ये समझ में आ गया सिद्ध कैसे हुआ ये, यानी जो दे रखा था ना आपको सिस्टम ये 2q + 1 या 2q, तो उसकी कंपेरिजन हमने bq से कर दी, और जो उसका कोफिशिएंट है q का जो गुणांक है वही किसकी वैल्यू होगी b की वैल्यू होगी। b की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 2 आती r का मान आ जाएगा, क्योंकि r आपको पता है b से कम होता है, 0 से ज़्यादा होता है, और या उसके बराबर होता है 0 से, या 0 के बराबर। तो r का मान आ गया, 2 से कम लाना है मेरे को, 0 से ज़्यादा लाना है, और 0 के बराबर लाना है, तो एक तो 0 ही आ गया, और 2 से कम क्या हो गया 1 हो गया। तो इस कंडीशन में पहला आपका क्या निकल के आ गया, a = b, b की जगह 2, q तो वैसे ही रहेगा, प्लस r की वैल्यू 0, तो 2q + 0 हो जाएगा। दूसरा b तो सेम है 2q, प्लस r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, समझ में आ गई बात। तो यानी ये 2q आपका सम धनात्मक हो जाएगा और 2q + 1 विषम हो जाएगा। ये सम क्यों होगा अभी स्टार्टिंग में बता दिया आपको, कि किसी भी संख्या को अगर आप सम संख्या से गुणा करते हो तो सम ही आती है, और अगर उस सम संख्या में आप विषम संख्या जोड़ देते हो, चाहे 1, 3, 5 कुछ भी जोड़ दो, तो वो क्या आ जाता है विषम। अभी क्या जुड़ा है यहाँ पर 1 जुड़ा है सम में, तो इसका मतलब विषम हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, कुछ पूछना है इसमें, पता लग गया, लिखो फिर इसको। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 3 है ना। इसमें भी सेम यही कह रहा है कि दर्शाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 और या 4q + 3 के रूप का होता है। सिंपल सी बात है, हमको इस बार केवल पूर्णांक दिखाने हैं, वो भी विषम वाले। किस रूप के होते हैं कह रहा है वो, 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का होता है कह रहा है, ये प्रूव करना है आपको। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं केवल 4q की बात करूं तो ये क्या होगा, सम होगा विषम होगा, सम होगा। क्यों होगा सम है, क्योंकि इसमें 4 से गुणा हो रखी है, क्यूब में 4 से गुणा हो रखी है ना, यानी 4 कैसी संख्या है, सम संख्या। तो किसी भी संख्या में अगर सम संख्या से गुणा होती तो क्या आंसर आता है, सम आता है, अभी बताया था मैंने पहले। तो ये जो 4q होगा वो क्या होगा सम, और अगर सम संख्या में अगर हम कोई विषम संख्या जोड़ देते हैं तो आंसर क्या निकल के आता है विषम। ये चीज़ लिख लो, चलो अच्छा तुम्हें वो दिक्कत आ रही है। अगर सम संख्या में हम अगर विषम संख्या से क्या करें गुणा करें तो आंसर आता है आपका सम, क्या आता है आंसर सम आता है। और अगर सम संख्या में अगर हम विषम संख्या को क्या करें प्लस, तो आंसर आता है आपका विषम संख्या, सही है। और अगर सम संख्या में हम सम संख्या जोड़ देते हैं, ठीक है, तो आंसर आपका सम आता है। और विषम संख्या में अगर विषम संख्या क्या कर दें जोड़ देते हैं तो आंसर क्या आता है विषम नहीं आता, इस बात में सम आता है, ठीक है। आ गया ना समझ में। जैसे कोई भी 2 विषम संख्या बताओ, 3 और कितना आया आंसर 10, 10 क्या है सम। कोई भी और सम बताओ, विषम संख्या बताओ, जैसे 11 ले लिया और 3 ले लिया, कितना आ गया
14 आ गया, 14 कई संख्या है। तो कहने का मतलब अगर दो विषम संख्याओं को जोड़ते तो आंसर क्या आता है आपका? सम आता है। आया समझ में? ये एक पॉइंट लिख लेना, इम्पोर्टेंट है। समझ गए ना? लिख लिया इसको? ओके, मिटा दें। अब देखो, तो इसका मतलब देखो जो 4q हुआ वो आपका क्या हुआ? एक सम हुआ। इसमें 1 जुड़ रहा है तो सम में विषम जुड़ गया, विषम हो गया। इसमें सम है, सम में विषम संख्या जुड़ गई, तब भी क्या आएगा? विषम आएगा। तो हमको यही प्रूव करना है कि जो 4q + 1 है वो विषम है और 4q + 3 है वो भी विषम है, लेकिन इसको मेथड से करना है। कैसे? आप देखो, हम करेंगे बाय कंपेयरिंग, या क्या क्या लिखते हैं? तुलना करने पर। तुलना किससे करेंगे? a बराबर BQ + R से करेंगे। जरा बताओ b की वैल्यू कितनी है? 4 है। b की वैल्यू 4 है, बहुत बढ़िया। अब r की वैल्यू बता दो फिर। r क्या होता है? हमें पता है कि r का मान 0 के बराबर या 4 से कम होगा। इस पर b से कम होता है ना। अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूँ तो r की वैल्यू 0 से ज़्यादा या 0 के बराबर और b से क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पर जो r के मान आएंगे, एक तो 0 आ गया, एक 1 आ गया, एक 2 आ गया, एक क्या आ गया? 3 आ गया। बात समझ में आ गई? ये r के मान आ गए। एक एक करके यहाँ पर वैल्यू लिखो। a = आ जाएगा b की वैल्यू 4, q + r की जगह 0, पहले 0 रखेंगे तो एक आ गया 4q, और एक आ जाएगा आपका 4q r की जगह पर 1, यानी 4q प्लस, और एक आ जाएगा आपका 4q + 2, 2 बार लिखो चाहे एक ही बार, इतने एक ही बात है। एक आ जाएगा 4q + 3। तो मुझे ये बताओ इसमें से सम कौन कौन सा है? एक तो आपका सम ये वाला है 4q, और एक आपका सम ये है। ये भी सम होगा नहीं होगा? क्यों होगा सम? पता लग गया? बताओ क्यों होगा सम? हाँ, बहुत बढ़िया। सम संख्या में क्या प्लस हो रहा है? सम संख्या प्लस हो रही, तो आंसर क्या देगा? सम देगा। तो ये भी आपका सम हुआ, ये भी आपका सम संख्या होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके? क्योंकि यहाँ देखो विषम संख्या प्लस हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ लिखेंगे आता है विषम धनात्मक पूर्णांक। क्या हो जाएंगे? 4q + 1 और 4q + 3। ये आंसर हो गया आपका, प्रूव हो गया। ये बात समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत? एक बार फिर समझा दें क्या आएगा। देखो 4q + 1 4q + 3 के रूप में होता है अगर धनात्मक विषम पूर्णांक। सिंपल सी बात है, कंपैरिजन कर दे। a बराबर BQ + R से कंपेयर करनी है आपको, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 4। तो 4 से आप r का मान निकाल सकते हो, क्योंकि आप b की वैल्यू पता लगी। r का आपको रिलेशन पता है b के साथ क्या है कि r का मान b से छोटा और 0 से क्या होता है? ज़्यादा है, उसके बराबर होता है। तो यहाँ से r का मान आ गया 0, 1, 2, 3, 3 ही तक रहेगा, 4 से छोटा करना आपको। तो सबसे पहले इन r की वैल्यू यहाँ उठा के रख दी मैंने स्टार्टिंग वाले समीकरण में। b तो आपका 4 था ही ना, तो a बराबर b की जगह 4, q वैसी, और r की जगह पहले 0, फिर 4q और r का मान 1, 4q r का मान 2, 4q r का मान 3। अब यहाँ से देखो जो 4q आया वो सम होगा, और 4q + 2 ये भी सम होगा, क्योंकि 4q आपका सम है, सम में सम जुड़ा देन सम आएगा। बाकी 4q + 1 और 4q + 3 क्या आ जाएगा आपका? विषम संख्या आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, लिख लो इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर अब पढ़ेंगे। कौन सा वाला है एग्जाम्पल नंबर? कौन सा वाला है? 4 वाला ना। इसमें क्या बोल रहा है देखो, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। ठीक है, और देखो उसके मुंह में पानी आ गया। आया? अच्छा ठीक है भाई। तो यानी इसमें सिंपल से उसे बुक दिखा दो यार, एक बुक दिखा दो, दोनों से दो। दोनों के पास एक ही बुक है? तुम दोनों इससे देखो, ये इनसे देख लेंगे। चलो आगे पढ़ लेते हैं। बस इसमें क्या है, एक मिठाई विक्रेता है जिसके पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 130 क्या हैं? बादाम की बर्फियाँ, है ना। आगे क्या कहा उसने? वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। प्रत्येक ढेरी में क्या होनी चाहिए?
मतलब 420 जो काजू हैं और 130 हैं, क्या है 130 बादाम, उनकी अलग अलग ढेरी बनाना चाह रहे हैं। और हर एक ढेरी में दोनों की संख्या क्या, सबकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, काजू की भी और बादाम की भी। तो उस कंडीशन में बोल रहा है कि ये ढेरियाँ बर्फ़ी की परत में न्यूनतम स्थान घेरें ताकि इनके लिए जो है, अच्छा हाँ क्या लिखा आगे, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे और ढेरी में बर्फ़ी की परात में न्यूनतम स्थान भी क्या करे, घेरे बोल रहा है, वो कम से कम जगह लेनी चाहिए। तो इसके लिए कितनी बर्फ़ियाँ या कितनी ढेरी बर्फ़ियाँ रखी जा सकती हैं, मतलब एक ढेरी में कितनी बर्फ़ियाँ रखनी चाहिए वो बताना, चाहे वो काजू की हो चाहे वो किसकी हो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे न्यूनतम समान संख्या निकालो तो दोनों का क्या निकाल देना है, HCF, क्योंकि HCF भी दोनों में क्या होता है, हाई कॉमन फैक्टर होता है ना, यानी दोनों में इक्वल होता है, बट वो सबसे छोटा मान होता है आपका दोनों का HCF जो निकालते हैं, समझ गए ना। तो इसलिए इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा हमको, HCF, किस किस का, 420 और 130 का HCF निकालना भी सीख रखा आपने। 420 और 130 का HCF कैसे निकालें, 130 का डिवाइड देंगे किस में, 420 में, कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 13 39, 3 बार जाएगा है ना, ये कितना आ जाएगा 0, और ये आपका कितना आ जाएगा 3, 30 हो गया। फिर 30 का डिवाइड किस में देंगे हम, 130 में, 4 बार जाएगा, फिर कितना आ जाएगा आपका 10, इसका डिवाइड किस में देंगे, 30 में, 10 दिया कितना आ गया 30। अब इसमें क्या कर रहे हैं ये हम, क्या कौन सा नियम यूज कर रहे हैं इसमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो कितना आ रहा है 130 गुणा 3 प्लस 30, पहला वाला ये आ गया, 130 स्टार्टिंग में लिख लो, फिर क्या आ जाएगा इसमें 130 का 30 गुणा 4 प्लस, अभी भी 10 बचे हैं, फिर इसका और करो, 30 लेके आएगा 10 गुणा 3 प्लस, तो यानी अब कुछ नहीं बचा है, तो इसका मतलब 10 क्या हो जाएगा इसका HCF, और इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक ढेरी में कितने बर्फियाँ होनी चाहिए आपकी, 10, न्यूनतम 10 होनी चाहिए, तभी वो 420 और 130 बर्फियों के इक्वल क्या बनेंगे आपके, ढेर बनेंगे या ढेरियाँ बन जाएंगे आपके, जिसमें न्यूनतम संख्या कितनी होगी आपकी, 10 होगी। आ गया समझ में। तो बस जब भी ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आएगा इसमें एक्सरसाइज में उस टाइप का, तो उसके लिए आपको क्या निकाल देना, HCF निकाल देना। बात समझ में आ गई ना, कर लो फिर इसको एक बार। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक पहला क्वेश्चन तो अभी हो गया था हमारा, है ना। अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, और q यहाँ पर कोई पूर्णांक होगा। इसने क्या कहा, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, किसके धनात्मक क्या, विषम पूर्णांक ना, किसके फॉर्म का होगा, 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + इसके रूप का होगा। सिंपल है भैया, 6q क्या होगा, विषमी तो सम होगा ना, होगा नहीं होगा सम, क्यों, क्योंकि भैया 6 से गुणा हो रखा है, 6 आपका क्या है, सम है, तो जिसमें सम से गुणा होगी वो आंसर आपका सम ही आना है। अब सम में आपका विषम जुड़ा है 1, तो ये विषम हो जाएगा, ये भी विषम होगा, ये भी विषम हो रहा है। अब इसको हमको दिखाना पड़ेगा ये कैसे है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे, क्या, तुलना करने पर, तुलना करने, किससे तुलना करेंगे बताओ, A = BQ + R से करेंगे। अब B की वैल्यू बताओ कितनी है, 6 है B की वैल्यू, सब में क्योंकि जो गुणांक में होगा वही B का मान होगा, है या नहीं, दिक्कत आ रही इससे। B की वैल्यू आपका कितना आ गया, 6 आ गया। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, R की वैल्यू देख लो, R क्या आ जाएगा बताओ, R का मान 0 से ज़्यादा होता है और B से क्या होता है, कम होता है, यानी B से कम, 6 से कम होगा, तो R का मान आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक आ जाएगा, या R के सारे मान आ जाएंगे आपके, 0 से लेकर 6 से कम तक लिखना है आपको, ठीक। इनके मान आप फटाफट रखते जाना है फॉर्मूले में। A = B की वैल्यू कितनी, 6q + R की जगह पर 0 रख दो पहले, तो 6q हो जाएगा,
दूसरा आ जाएगा आपका 6 क्यूब + 1, तीसरा आ जाएगा 6 क्यूब + 2, तीसरा आ जाएगा 6 क्यूब + 3, चौथा आ जाएगा 6 क्यूब + 4 और एक लास्ट वाला आ जाएगा 6 क्यूब + 5। तो यहाँ से ही समझ रहे हो ये पहला वाला सम हो गया, ये वाला भी क्या हो गया आपका, क्यों होगा सम, क्योंकि इसमें सम संख्या जुड़ी हुई है, ये भी आपका सम। तो जो बचे आपका क्या होंगे, अतः विषम धनात्मक पूर्णांक। आसान सा है ना ये, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। 6 क्यूब + 1 है, 6 क्यूब + 3 है एंड 6 क्यूब + 5 है। ये आपका आंसर हो गया। आ गया ना समझ में? नहीं, आगे के जनता और क्या बोलते हैं, शिशुवार। अब यहाँ पर देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सेम क्वेश्चन है जैसे एग्जाम्पल में करा था लास्ट एग्जाम्पल। क्या लिखा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में क्या करना है, मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं। अब इक्वलिटी चेक करना है यहाँ पर डायरेक्ट, सिंपल क्या करना पड़ेगा आपको, क्या निकालना पड़ेगा दोनों का, सही है। तो यानी 616 और 32 का क्या निकालना पड़ेगा आपको, HCF निकाल लोगे ना। यानी थर्ड वाला क्वेश्चन में 616 और दूसरा क्या है 32, इनका क्या निकाल दो आप, HCF। तो यानी 32 616 कितना आ जाएगा, ये 32 से कम 32 हो गया है ना। कितना हो जाएगा ये 9 और ये कितना आ जाएगा 5 में 3 2 और ये 6 और कितनी बार कटेगा ये 9 बार में, 9 दूनी 18 9, कितना हो जाएगा ये 9 दूनी 18 9 3 27 और 1 29, 9 बार में ज़्यादा हो रहा है ना। तो एक काम कर लो 8 बार में दे दो, तो 8 दूनी 16 हो गया और 8 3 कितना हो गया 24 और 1 25, 0 और 4 और इसका डिवाइड हम देंगे अभी। तो 9 दूनी कितना, अच्छा ये 9 दूनी 18 हो गया, 9 3 27 और 1 नहीं गड़बड़ हो गया, 9 बार में सही जा रहा था यार। 9 दूनी 18 हो गया, 9 3 27 और 1 28 होगा ना, मैं 29 कर रहा था। कितना आ जाएगा ये 8 और ये कितना हो गया आपका 0 और ये 0, ये तो चलो छोड़ो इसको। अब 8 का डिवाइड किस में देंगे हम 32 में, तो कितना आएगा 8 चौक 32, ये आपका 0 हो गया। अब इसका मतलब डायरेक्ट आपको पता है HCF कितना आएगा 8 आएगा, लेकिन चलो लिख लेते हैं 616 = 32 × 4 + 8 और इसका कितना आ जाएगा 32 का आ जाएगा आपका 8 × 4 + 0। इसका HCF कितना आ गया आपका 8। आया समझ में, सरल सा है ना क्वेश्चन ये। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। किस रूप का होता है कह रहा है 3m और 3m + 1 के रूप का होता है। धनात्मक संख्या का क्या वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए किस फॉर्म का होता है कह रहा हो 3m और 3m + 1 के रूप का होता है। समझ गए। तो सिंपल है यार, यहाँ पर ये भी यही करना आपको, क्या कंपैरिजन करनी है, तुलना करनी है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है चौथा, तुलना करने पर।
सिंपल है, बताओ तुलना a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से करेंगे। b की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाती है और यानी r का मान आपका 3 से कम आएगा, तो यानी r का मान 0 और 1 और 2 हो जाएगा। अब इसने क्या कहा है, सबसे पहले तो इनकी वैल्यू लिख लो। चलो सबसे पहले चलो a1 करके लिख लेते हैं। चलो a1 a2 a3 करके लिखो, आपकी मर्जी। a1 कितना है, सबसे पहले बताओ 3, b की जगह पर q, मतलब q की जगह पर q और b का मान 3 और r की वैल्यू कितनी है 0। लेकिन उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, धनात्मक संख्या का क्या कहा है, वर्ग। तो इसका क्या करना पड़ेगा आपको, वर्ग करना पड़ेगा, यानी a1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, 3q का स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब कितना होगा, 9q स्क्वायर। फिर क्या होगा 9q स्क्वायर, समझ में आ गया इतना, 3 3 9 हो गया ना। तो इस 9 को लिख सकते हैं क्योंकि 3 के फॉर्म में लिखना, ध्यान देना 3 के फॉर्म में लिखना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3q स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। आया समझ में इतना। ऐसे दूसरा करते हैं, अभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। एक आप a2 आपका आ गया, दूसरा क्या आएगा 3q प्लस 1 आएगा और a1 का स्क्वायर निकाल दो अब यहीं पर से, a2 का स्क्वायर मतलब a2 का स्क्वायर कितना आएगा 3q1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर निकल गया ना। तो स्क्वायर क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या आएगा 2a इंटू बी, 3 दूनी 6, यानी 6q आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पर ना, तो a स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर आ गया। किसका स्क्वायर, 3q का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b क्या है आपका 1, 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1 प्लस 2ab होता है फॉर्मूला, 2 इंटू a का मान कितना है 3q और b का मान कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6q। बात समझ में आ गई ना, ये लिखा आपके लिए, कोई दिक्कत। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना है मेरे को, ये q वालों को एक साथ लिखो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस यहाँ पर क्या है 1, सही है। तो एक काम करो ज़रा, यहाँ से क्या कॉमन लो आप, 3, हमेशा 3 ही कॉमन लेना क्योंकि स्टार्टिंग में 3m से पूछ रहा तो 3 ही कॉमन आएगा। 3 कॉमन आ गया और अंदर क्या बचेगा ज़रा बताओ तो, 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q, यानी 2q आ जाएगा अंदर 3 कॉमन लेने के बाद, और प्लस का क्या आ जाएगा आपका 1, ठीक है। इन दोनों में 3 कॉमन लेना है मेरे को, ये वाले दोनों में 3 कॉमन लेने का मतलब है 3 से भागा देना अंदर। तो 3 से भागा दिया तो 3 बार जाएगा इसमें, इसमें 3 से भागा तो 2 बार जाएगा, बाकी 3 बाहर आ गया। कॉमन लेने का मतलब है भागा दो अंदर उससे, और प्लस 1 जो बाहर था उसको वैसे ही छोड़ दो। इतना समझ में आ गया। और a3 लिख दो अब लास्ट, a3 कितना आएगा 3q प्लस 2 आएगा ना बाहर का मान, 0 रख दिया 1 रख दिया, क्या आएगा 2, तो a3 आ जाएगा आपका कितना 3q प्लस 2 का, इसमें स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि इस बार वर्ग पूछ रहा है ना वो। तो यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगना है, क्या आएगा ज़रा बताओ तो, a स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, मतलब सॉरी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2ab, 2a का मान 3q और b का मान 2, तो 2 दूनी 4 तियाँ 12q आएगा, नहीं आएगा, ये आपका कितना आ गया 12q आ गया। अब एक काम करते हैं हम, जो आपका q वाले हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 लिख दिया। तो यहाँ से एक काम करो ज़रा, इस 4 को मैं थोड़ा सा तोड़ दूँ 3 के फॉर्म में, क्योंकि मेरे को लास्ट में क्या बचाना है, 1 बचाना है। देखो हमेशा एक ही, जो ये इस हिसाब से बोल रहा है वो वही बचाना है। तो 4 को मैं क्या लिखता हूँ 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ, 4 को 3 प्लस 1। तो यहाँ पर जो 4 आया इसको मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस, अब इतने में हमको क्या कॉमन लेना है 3, हमेशा 3 ही कॉमन लेना है। ये देखो जो इसमें दिया होगा, अगर यहाँ 4 होता तो 4 कॉमन लेते, बट अभी 4 तो है नहीं, तो 3 कॉमन लेना है इतने में, तो 3 कॉमन ले लो। तो 3 कॉमन लेने का मतलब 3 से भागा दे दो, इसमें 3 से भागा देंगे तो 3 बार जाएगा, इसमें 4 बार जाएगा, इसमें
एक बार जाएगा प्लस का 1, ये वाला ऐसे ही रहने दो। इतना समझ में आ गया आपको। अब क्या करना है, लेट करना है। लेट मतलब मानना है, क्या मानना है, जो ये अंदर ब्रैकेट में लिखे हैं ना मैंने, इन सबको m मानना है। मतलब क्योंकि m लिखना है लास्ट में हमको ये, तो ये एक काम करते हैं, लेट m इक्वल्स टू, m का मान क्या मानना है, सबसे पहले 3q², सही है, और अगला क्या है ब्रैकेट में 3q² प्लस 2q, और एक क्या है ब्रैकेट में प्लस 4q प्लस, इन सबको क्या मान दिया मैंने, m मान दिया। ये वाली प्रक्रिया जरूर करना है, इन सबको m मान दिया। तो अब संख्या क्या बन जाएंगी, a1 पहला क्या बन जाएगा 3 इंटू इस पूरे को m लेके चलाओ ना मैं, तो m हो जाएगा, और a2 बताओ कौन सा वाला a2, ये वाला है ना, 3 और इस पूरे को क्या मान दिया मैंने m, तो यानी 3m प्लस क्या है 1 हो गया, और a3 इस पूरे को क्या मान दिया मैंने m, तो ये क्या आ जाएगा 3 इस पूरे को m प्लस 1। तो यहाँ से आप देख रहे हो सारे के सारे जो धनात्मक पूर्णांक निकलने किस फॉर्म में निकल रहे, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में निकल रहे। बात समझ में आ रही है, एक बार फिर समझा दो ना अच्छे से समझना ध्यान से। क्या करना है, हमसे इसने ये पूछा इस बार कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो किस फॉर्म का होता है, 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये कहा क्वेश्चन में, वर्ग कहा। अगर डायरेक्ट पूछता कि धनात्मक संख्या किस इस फॉर्म में होती तो हम तो डायरेक्ट लिख देते उसके बाद, जैसे पहले कर रहे थे पहले वाले क्वेश्चन में। लेकिन इस बार वर्ग कहा उसने, तो क्या करना है, सबसे पहले तो कंपेरिजन तो करना पड़ेगा। कंपेयर करा, b का मान निकाल दिया, r का मान निकाल दिया, तो समझ में आ गया होगा आपको। b का मान 3 आया, r का मान 3 से कम 0 1 2 आ गया आपका। एक एक करके वैल्यू निकाल दी। फर्स्ट निकाला आपने 0 रखा r की जगह पर, तो 3q प्लस 0, b का मान तो आपको 3 ही रखना है, तो 3q प्लस क्या आ गया 0। यानी अब ये a1 आया, फर्स्ट संख्या आई, धनात्मक पूर्णांक तो आया ना, लेकिन इसका क्या पूछा हमसे, वर्ग पूछा। तो वर्ग कर देंगे, a1 का स्क्वायर और 3q का स्क्वायर कर दिया ना, इसका स्क्वायर आ गया 9q²। कॉमन हमको क्या लेना है हमेशा, तो 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेगा, 3 से भाग दिया, 3 3 9 आ गया ना, तो 3q² बनाइए अंदर, 3 गुणा 3 लिख सकते हैं ना 9 को। ऐसी दूसरा लिखा a2 3q प्लस क्या 1, तो यहाँ से इसका स्क्वायर कर दिया, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दिया, ये भी स्क्वायर कर दिया, इसी का तो आया ये। बस क्या करा मैंने, q वालों को एक साथ लिखा है बस। तो अब लास्ट में हमको +1 बचाना है, क्या बचाना है लास्ट में प्लस, अभी है +1 लास्ट में, तो स्टार्टिंग के 2 जो बचे हैं उसमें से क्या कॉमन लेना है हमको, 3 कॉमन लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि 3m के फॉर्म में लिखना है मेरे को, तो 3 आ रहा है ना स्टार्टिंग में, 3 कॉमन लेना। 3 कॉमन लेने का मतलब 3 से भागा देना अंदर, तो इसमें 3 से भागा देंगे तो 3 बार जाएगा 9 को, इसमें 3 से भागा देंगे तो 2 बार जाएगा, ब्रैकेट और प्लस का 1 जो है वो लिख दिया। ऐसे ही तीसरा लिखा 3q प्लस 2, इसका भी हमने क्या कर दिया स्क्वायर करने के बाद इसको खोला, ये आया, फिर q वालों को भी एक साथ। लेकिन हमको क्या चाहिए था लास्ट में, +1 चाहिए ना, लेकिन आ क्या रहा था, प्लस का 4 आ रहा था, तो 4 को मैंने लिख दिया 3 + 1 लिख सकते हैं। -1 नहीं लिखे, देखिए 5 - 1 लिख दिया तब भी 4, लेकिन माइनस का 1 तो चाहिए नहीं ना हमको क्या चाहिए प्लस का 1, इसलिए हमने करा 3 प्लस। तो इस जितने बचे अब एक को छोड़ के उन सब में क्या कॉमन लेंगे हम, 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेने का मतलब है 3 से भागा दे देना अंदर, 3 3 9 3 चौक 12, 3 एकम 3 बाहर ले। इस सब को जो है, जो ये आए ब्रैकेट के अंदर, सबको मैंने क्या मान लिया m, 3q² को भी m मान लिया, 3q² प्लस 2q को भी हमने m मान लिया, 3q² प्लस 4q प्लस 1 को भी हम क्या मान लिया m मान लिया। तो देखो ये पहला m मानते 3m आ जाएगा, दूसरा इस पूरे को m मान दिया इस वाले को, तो इसकी जगह m, तो 3m प्लस 1, ये तीसरा कितना आ जाएगा 3m प्लस 1। आया समझ में, बस यहाँ पर स्क्वायर लिख देना आप, क्योंकि स्क्वायर का है ना ये, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर। तो धनात्मक संख्या का वर्ग किस फॉर्म में आ गया, देखो 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1, और ऐसे करके आता रहेगा 3m प्लस 1 ही आएगा। पहला 3m आ गया ना, अब आने वाले सारे क्या आएंगे आपके 3m प्लस 1 के ही फॉर्म के आएंगे। कुछ समझ मतलब कुछ दिक्कत है इसमें, बताओ, आ गया ना समझ में, सारा पता लग गया ना।
इसके अकॉर्डिंग करना है। देखो यहाँ 3m है और +1 है लास्ट में, कॉमन 3 लेना है, लास्ट में 1 बचाना है। समझ लो ये चीज़ को, पता लग गया। 10 मिनट और करते हैं, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 5th वाला, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछली बार वर्ग पूछा था, इस बार क्या बोल रहा है वो, घन। क्या होता है कह रहे हैं 9m और 9m + 1 के रूप का होता है, यानी 9m और अगला क्या है, अच्छा एक 8 भी दे रखा है, 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म का होता है कह रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो सिंपल है, सबसे पहले कंपैरिजन कर लो बाय कंपेयरिंग। किससे कंपेयर करोगे, a = bq + r से। b का मान कितना आ गया 9 और r का मान आपको पता है 0 से ज़्यादा और 9 से क्या होगा। तो यहाँ सिंपल सी बात है, देखो एक ही चीज़ करेंगे, बाकी भी समझ जाना अपने हिसाब से, ठीक है। सब में वही चीज़ आना है लास्ट तक। तो क्या आ जाएगा आपका b, r का मान आपका कितना आ जाएगा ज़रा बताओ तो, 0 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक आएगा, 8 तक आएगा। आएगा नहीं आएगा 8 तक। अब इतना थोड़ा ना करते रहेंगे हम, थोड़ा सा करेंगे, लास्ट में हाँ होता है ऐसे समझ जाएंगे, सबका ऐसे ही होगा। तो एक सबसे पहले एक एक करके वैल्यू लिखो। a1 कितना आ जाएगा आपका 9³ आएगा, b की जगह पे 9 आ गया क्यूब, और प्लस कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात, ये 0 हो गया, ठीक। अब उसके बाद अगला क्या है, अच्छा पहले इसको क्यूब तो करा ही नहीं, क्यूब बोल रहा है ना अब, यानी a1 का क्यूब कितना आ जाएगा 9q का क्यूब। समझ गए। तो अब ये समझ के चलो कि भाई 9 हमको कॉमन लेना है, यहाँ पर 9 कितनी बार होगा, 3 बार होगा, नहीं होगा। एक हम बाहर लिख लेते हैं तो अंदर कितने बचेंगे, फिर 2 बचेंगे, नहीं बचेंगे। समझ गए, लिख लिया। ऐसी दूसरा लिख लो, a2 9q + 1 आएगा 0 के बाद, तो क्या हो जाएगा ये a1 का क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 9q + 1 का होल क्यूब बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, इसका होल क्यूब खोला भी बताया, फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कहीं पर, a + b 3ab a + b, बट अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, हम उसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखेंगे। वो क्या बन जाएगा आपका 3a² b + 3ab²। बात समझ में आ गई। अब इसको यहाँ रखना है, a की जगह पे क्या रखना है आपको 9q, और b की जगह पर क्या रखना है 1। तो यानी a का क्यूब यानी 9q का क्या आ जाएगा क्यूब, प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, प्लस क्या आएगा बताओ 3a² b 3a², a का स्क्वायर यानी 9q का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू कितनी है 1 हो जाएगा, प्लस 3a इंटू b² की वैल्यू 1 है, a का स्क्वायर करो तो एक ही आना है। अब हमको देखो प्लस का 1 चाहिए ना, यहाँ प्लस का क्या चाहिए, तो यहाँ पर हम 1 को तो हटाओ, प्लस में कर दो डायरेक्ट, और बाकी को एक साथ लिखो 9q का क्यूब प्लस 3 इंटू 9q का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 9q, और प्लस का क्या। अब कॉमन क्या लेंगे ज़रा बताओ तो, हाँ कॉमन क्या लेंगे 9 लेंगे, क्योंकि देखो 9m लिखा है, तो वहाँ 3m था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो हमने 3 कॉमन लिया था, इस बार 9m है तो क्या कॉमन लेंगे 9 कॉमन लेंगे। तो इन तीनों सब में 9 कॉमन अगर हम लेंगे तो 9 से डिवाइड करना होगा ना, तो यहाँ कितने 9 थे पहले 3, अब कितने बचेंगे 2 बचेंगे ना, एक 9 हमने कम कर दिया, तो यानी 9q का क्या बचेगा, यहाँ q का तो स्क्वायर नहीं बचेगा, q तो 3 है ही ना पूरे, q तो आपके कंप्लीट 3 है ना, तो q का तो क्यूब बचेगा, लेकिन 9 आपका क्या किस में आएगा स्क्वायर में आ गया, प्लस यहाँ से भी 9 बाहर आ जाएगा आपका 1, तो क्या बच जाएगा आपका ये बताओ तो
3 गुणा एक 9 बाहर आ गया, एक बचेगा और क्यू का स्क्वायर वैसे ही बचेगा। समझ गए ना? ऐसे यहाँ पर देखो 9 बाहर आ गया पूरा, तो क्या बचा आपका 3 और क्यू बचा और प्लस का क्या आ गया 1। आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? क्या दिक्कत? ये नहीं समझ में आया? देखो 9 हमने बाहर लिया ना, बाहर लेने का मतलब भागा दे दिया, तो यहाँ कितने 9 थे? 3 थे ना, तो 2 तो बचेंगे ना 9 का स्क्वायर, और क्यू तो लिया नहीं बाहर, तो क्यू तो 3 के 3 वैसे हैं, वो 3 क्यू ऐसे बच जाएंगे। समझ गए? ऐसे यहाँ से हमने 9 बाहर लिया, तो कितने 9 थे? 2, एक ही 9 बचेगा, लेकिन क्यू तो आपके 2 थे ना, तो क्यू स्क्वायर हो गया, और इनटू में क्या आएगा 3 जो था वैसे ही आएगा। फिर यहाँ पर भी देखो 9 बाहर आ गया पूरा, क्या बचेगा 3 और क्यू साथ में। समझ गए? और फिर प्लस का 1 वैसे। हाँ अच्छा, क्यूब था ना वो, एक बाहर आ गया तो एक स्क्वायर में आ गया, लेकिन क्यू तो उतना ही रहेगा आपका। कोई दिक्कत? ऐसे हम किस में करेंगे बताओ ज़रा? 3 में करेंगे? 2 में चलो, ठीक है। तो 2 में भी क्या आएगा? सिंपल है, इसका क्यूब कर दो, इसका स्क्वायर। क्यूब में क्या आएगा? 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब आएगा, तो इसका होल क्यूब खोल दो, ए क्यूब, ये सेम ही आएगा। 9 क्यू का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 कितना आ जाएगा ये? ए स्क्वायर बी, यानी 9 क्यू का स्क्वायर इंटू बी का मान 2 है ना, प्लस 3 ए की वैल्यू 9 क्यू और बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? फॉर्मूले में तो रखा है बस। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा हमको लास्ट में क्या चाहिए? देखो 1 तो अभी नहीं है, 1 तो है नहीं ना, हमें और क्या चाहिए? एक 8 भी चाहिए। तो ये 2 का क्यूब कितना हो रहा है? 8 हो रहा है ना। 2 का क्यूब कितना हो रहा है? 8। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 9 क्यू का होल क्यूब आ गया। ये इसको इधर साइड लिख लो, 9 इंटू 9 क्यू का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 9 इंटू 9 क्यू का, यानी ये 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4, और प्लस ये 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। समझ में आ गई बात? प्लस में 8 तो चाहिए ना मेरे को यहाँ, तो बाकी जो बचे हैं उसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे? 9 कॉमन ले लेंगे। बात समझ में आ गई? तो इन सब में 9 कॉमन ले लो बाहर, तो क्या बचेगा? यहाँ एक 9 बाहर आ गया, तो 9 का क्या बचेगा? स्क्वायर, और ये क्या बचेगा? क्यू का तो क्यू भी बचेगा, और यहाँ से 9 बाहर आ गया तो 3 तो बचेगा, लेकिन एक 9 और बच जाएगा आपका 9, लेकिन क्यू का क्या बचेगा? क्योंकि 9 2 है ना, एक बाहर आ गया तो एक 9 बचेगा, क्यू तो 2 के 2 वैसे ही रहेंगे, और इनटू में क्या है? 2 है, प्लस यहाँ पर भी आपका 9 बाहर आ गया तो क्या बचेगा? 3 गुणा क्यू गुणा 4। आया समझ? और प्लस का 8। अब इन सब को मैं क्या लेके चलूँगा बताओ ज़रा? इन सबको m लेके चल दूँगा। इन सबको क्या मान लूँगा मैं? m। तो उस कंडीशन में इन सबको क्या मान लेंगे? m। ये इसको भी m मान लेंगे, इसको भी m, इसको भी m। तो इसको अगर m मानेंगे तो a1 कितना आ जाएगा आपका? 9। इसी प्रकार लिख देंगे, ठीक है? इसी प्रकार सारे हो जाएंगे, सब निकालने की आवश्यकता नहीं, इसी प्रकार सब हो जाएंगे, क्योंकि सब निकालने बैठेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा ना, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे। अब अतः ये कितना आ जाएगा? धनात्मक पूर्णांक सबसे पहले कितना आ जाएगा? a1 का क्यूब किसके बराबर आएगा ज़रा बताओ? 9, ये पूरा m हो गया 9m, ये किस क्या आ जाएगा बताओ? 9m प्लस 1, इस पूरे का m मान लिया प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा? 9m प्लस, इस पूरे का m मान लिया प्लस 8। इस प्रकार के होंगे, बस इतना ही करना है। सब 8 तक निकालने की आवश्यकता नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा उसके बाद से। आया समझ? लेकिन सब में यही आएगा, प्लस का 8 बचेगा या प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 8 बचेगा प्लस का 1 बचेगा लास्ट में। समझ गए? तो ये आपका 1.1 चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट, नहीं एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होगी। अब क्या कराना है इसके बाद 1.2, उससे पहले उसका एग्जाम्पल, ठीक है? तो वो आप कल करेंगे। समझ में आ गया ना?
सब्सक्राइब करें।